Hybrid cultivars. So, hybrid cultivars are the first generation of offspring of a cross between the inbred lines parents with the different genotypes. दो डिफरेंट जीनोटाइप्स होती हैं, उनको हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो इंडिविजुअल आता है वो हाइब्रिड कल्टीवर्स होते हैं। हाइब्रिड कल्टीवर जो है उनको पैदा करने के, उनको प्रोड्यूस करने के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है कि हमें इनब्रेड लाइंस बनानी होती हैं। इनब्रेड लाइंस की डेवलपमेंट एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है हाइब्रिड डेवलपमेंट में। देन हमने उन्हें अनरिलेटेड इनब्रेड लाइंस को क्रॉस करके एक सिंगल क्रॉस बनाना होता है और देन उससे जो सीड होता है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप हैं हाइब्रिड कल्टीवर्स के। हाइब्रिड कल्टीवर्स का जो कंसेप्ट था वो जीएच शल ने दिया था 1909 में, और सबसे पहले उसने हाइब्रिड का जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था मेज क्रॉप पे। हाइब्रिड में हम एट्रोसिस और हाइब्रिड वेगर को यूजुअली, हाइब्रिड वेगर क्या होता है, वो हाइब्रिड वेगर जो होता है कि अगर कोई क्रॉप है तो एक्चुअली उसमें हाइब्रिड कैसे बनेगा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है नॉर्मल वैरायटी से, यानी हाई यील्ड दे रही है, उसका लीफ साइज बड़ा है, उसके ग्रेन साइज ज्यादा है, उसका ग्रेन ज्यादा है, ग्रेन की क्वालिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसका हाइब्रिड विगर जो है वो काफी ज्यादा है। Hybrid vigor is actually the increase in the size, vigor or the productivity of hybrid plant over the average or the mean of its parents. एक उसके जो पेरेंट्स यूटिलाइज हुए हैं उनसे ज्यादा है उसका जो मीन, तो हम उसको उसका हाइब्रिड विगर कहेंगे। अब हाइब्रिड विगर जो है वो इंक्रीज वेजिटेटिव ग्रोथ, यील्ड ऑफ हार्वेस्टेड प्रोडक्ट। हाइब्रिड विगर जो है वो रिफ्लेक्टेड होता है सेल साइज में, प्लांट हाइट में, लीफ साइज में, रूट डेवलपमेंट, ईयर हेड साइज, ग्रेन नंबर ऑफ द सीड साइज एक्सेट्रा। अब हाइब्रिड विगर ज्यादा होने के लिए ये कंपलसरी है कि जो हम इनब्रेड लाइंस जो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं वो काफी डाइवर्स हों आपस में, एक उनका मतलब काफी एक दूर से कोई लिंक ना हो, वो आपस में बिल्कुल भी लिंक ना रखते हो। सो जेनेटिक बेसिस इसकी दो थ्योरीज बेसिकली हैं हाइड्रोसिस की, एक डोमिनेंस हाइपोथेसिस है और एक ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस है। एक थर्ड वन भी थ्योरी है पर उसको यहाँ पे स्किप किया गया है। डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या है? Based on assumptions that the hybrid vigor is may result from bringing together an assortment of favorable dominant genes. According to this hypothesis, heterosis is the result of the superiority of the dominant alleles when recessive alleles are deleterious. Both parents are differ for the dominant alleles. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे। अब डोमिनेंट हाइपोथेसिस ये था कि जो हाइब्रिड विगर होता है वो जो सेल साइज या ग्रेन यील्ड इंक्रीज होता है वो जस्ट अबाउट डोमिनेंट अलील्स की वजह से करता है। जब भी डोमिनेंट अलील्स जो है वो कंबाइन हो के एक पेरेंट में आ जाती हैं तो उस वक्त वो जो प्लांट होता है वो बेस्ट परफॉर्म करने लग जाता है। अब अगर हम इस बात पे गौर करें कि कैसे, तो अगर हमने दो पेरेंट्स, दो इनब्रेड लाइंस को यूटिलाइज किया जिनमें 5 सेट ऑफ जीन्स थे, पहले 2 सेट जो थे वो डोमिनेंट थे इनब्रेड ए के, बाकी जो इसमें इनब्रेड ए में जो 3 सेट हैं वो डोमिनेंट हैं, जो 2 सेट हैं वो रिसेसिव हैं। इनब्रेड बी में 2 डोमिनेंट हैं, 3 डोमिनेंट हैं और इसमें भी 2 रिसेसिव हैं। बट अगर हम इस चीज को देखें, इनब्रेड ए ने इनब्रेड बी से जब क्रॉस किया तो यहाँ से कैपिटल ए आया, यहाँ से स्मॉल ए आया, यहाँ से कैपिटल बी, यहाँ से स्मॉल बी,
यहां से कैपिटल सी, यहां से स्मॉल सी, यहां से कैपिटल डी, यहां से स्मॉल डी, यहां से कैपिटल ई, यहां से स्मॉल ई। इट्स मीन F1 हाइब्रिड में जो ईच जीन लोकस था वो उसमें डोमिनेट जीन आ गया, एक डोमिनेट आ गया, एक रिसेसिव आ गया। तो डोमिनेट हमेशा जो है वो रिसेसिव के मार्क्स को इफेक्ट करता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो F1 हाइब्रिड था वो अच्छा परफॉर्म करने लगा अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस हाइपोथेसिस या डोमिनेंस थ्योरी। अब एक ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस था। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस में ये कहा गया कि जो हाइब्रिड विगर है वो इस बात पे इंक्रीज करता है कि जो F1 प्लांट है वो हेट्रोजाइगस हो। अगर जो जब भी प्लांट जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर जो प्लांट है वो अपने ईच जीन लोकस के लिए हेट्रोजाइगस हो जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें हमने ये पेरेंट्स लिए, दो पेरेंट्स, पेरेंट ए पेरेंट बी। जो पेरेंट ए था वो उसमें सारे होमोजाइगस डोमिनेंट थे, जो पेरेंट बी था उसमें होमोजाइगस रिसेसिव थे। इसको ओवर डोमिनेंस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। डोमिनेंस थ्योरी थी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई। इसको क्रॉस करवा दें अगर हम, स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, तो हमें जो इंडिविजुअल मिला कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब देखना ये था कि यहाँ पे जो हमारे पास ये आया रिजल्ट, अब ये जो था इसमें ये जो डोमिनेंट जीन्स थे इसकी वजह से सारा इम्पैक्ट हुआ। रेदर देन जो हमारी ओवर डोमिनेंस थ्योरी थी उसके मुताबिक ये हुआ कि एक पेरेंट जो था वो सारे डोमिनेंट जीन लेके बैठा था, तो जो इससे F1 आएगी ये। अब अगर हम डोमिनेंस थ्योरी को फॉलो करते, जो फर्स्ट थ्योरी पेश की गई, जो फर्स्ट हाइपोथेसिस पेश किया गया, तो उसके मुताबिक ये था कि ये प्लांट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा यहाँ पे इन सारे प्लांट्स में से, क्योंकि इसके पास सारे डोमिनेंट जीन्स हैं। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी ये था कि जो हाइब्रिड विगर है प्लांट्स में वो हमेशा डोमिनेंट जीन्स की वजह से आता है। अगर हम फर्दर इस चीज को मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रिसेसिव जो जीन्स थे जब उन्होंने डोमिनेंट जीन्स को क्रॉस किया, जो ओवर डोमिनेंस थ्योरी थी उसके मुताबिक ये था कि जो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स होता है वो हाइब्रिड फिगर ज्यादा परफॉर्म करता है बनिस्बत के इन होमोजाइगस के। जैसे ये होमोजाइगस लेकिन ये हेट्रोजाइगस है और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सॉरी सी तो ये एक्चुअली है थ्योरी डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस की। अब हेट्रोसिस को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, हाइब्रिड फिगर्स को कैलकुलेट करने के मेथड है कि कितना हेट्रोसिस आया है, कितना प्लांट में हाइब्रिड फिगर आया है, कितने परसेंट उसमें इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट हाइब्रिड फिगर उसका इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू पेरेंट्स। फर्स्ट मेथड इज मिड पेरेंट कैलकुलेशन थ्रू द मिड पेरेंट हेट्रोसिस।
अगर हम मिड पेरेंट एटोसिस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो F1 परफॉर्म बेटर देन द मीन ऑफ टू पेरेंट्स। F1 की जो वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे मिड पेरेंट से, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे मिड पेरेंट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसी तरह F1 माइनस बेटर पेरेंट, और इसी तरह बस दो मेथड ही बताए गए हैं यहाँ पे। थर्ड होता है स्टैंडर्ड वैरायटी से भी, तो हम उसको स्टैंडर्ड वैरायटी से भी उसको कंपेयर करते हैं। ये मैं आपको भी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्दर अब हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करने के स्टेप्स पे आए तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास के इनब्रेड लाइंस की डेवलपमेंट। इनब्रेड लाइंस एक ऐसी लाइन होती है, एक होमोजाइगस ब्रीडिंग लाइन है जो डेवलप की जाती है सेल्फ पोलिनेशन से। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइब्रिड्स जो हैं वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में रिकमेंड किए जाते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में हम हाइब्रिड्स को रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें हाइब्रिड विगर इतना खास इंक्रीज नहीं होता। तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में इनब्रेड लाइंस को बनाना काफी डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में सेल्फ पोलिनेशन आने से उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। देखिए अगर आपके पास एक प्लांट है क्रॉस पोलिनेटेड है, उसके पोलन्स है ही नहीं लेट्स सपोज, तो आप उसको सेल्फ करने के लिए जब उसको कवर कर देते हैं तो वो कैसे सेल्फ होगा, उसमें तो पोलन्स ही नहीं है। उसमें तो अगर 100 सीड नॉर्मली प्रोड्यूस होना था तो आपकी सेल्फिंग से उसमें नियरली 5 और 10 सीड प्रोड्यूस होंगे। तो इस वजह से इसमें ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है और इसलिए इसकी इनब्रेड्स बनाना काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 जनरेशन, हम 6 जनरेशन तक उसकी सेल्फिंग पे जाते हैं तब जाके इनब्रेड लाइन बनती है। और अदर वे क्या है कि हम डबल अप्लाइड मेथड को यूटिलाइज करें, जो कल फातिमा ने डिस्कस किया कि डबल अप्लाइड मेथड क्या होता है कि उसमें हम एंथर कल्चर कर लेते हैं या माइक्रोस्पोर कल्चर कर देते हैं जिससे क्रोमोसोम डबलिंग कर देते हैं और इसी तरह हमें उसकी सेल्फिंग बन जाती है हमारे पास। लाइक हम ये देखते हैं, जस्ट लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लांट था, लेट्स सपोज ये प्लांट क्रॉस पोलिनेटेड है, हमने इसकी सेल्फिंग करनी है। हम क्या करते हैं, सेल्फिंग के लिए इसको बैक कर देते हैं। अगर इसमें जो पोलन्स हैं वो पहले बन के गिर गए, शेड हो गए, पोलन्स पोलन्स क्या हो गए, शेड हो गए, फीमेल जो थी वो उस वक्त तक मैच्योर ही नहीं हुई थी, तो मैक्सिमम क्या होगा कि कुछ पोलन्स अवेलेबल होंगे, कुछ पोलन्स वाइबल होंगे, जिससे हमारे प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, वो उनकी यील्ड काफी रिड्यूस हो जाती है जब हम क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स में सेल्फिंग को लेके आते हैं। तो ये काफी क्वाइट कॉम्प्लेक्स काम था। रेदर देन कि हम क्या करें कि ये हमारा प्लांट था, इसमें एंथर थे, एंथर को उठाया, एक मीडिया प्लेट ली, इस पे मीडिया लगाया, अगर जो भी मीडिया वो आपके होता है स्पीच पे कि आप कौन सा प्लांट का पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे एंथर को रखा और चैम्बर, ग्रोथ चैम्बर में इसको रख दिया, टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर पे जो रिकमेंडेड होगा। अब एंथर जो है ये ग्रो करना स्टार्ट हो गया, इससे प्लांट्स ने बनना शुरू कर दिया। अब ये जो प्लांट है ये आहिस्ता आहिस्ता अपने शूट फिर रूट बनाएगा, फिर हम इसको रूटिंग मीडिया शूटिंग मीडिया पे रख लेंगे ट्रांसफर। जब इसने थोड़ा सा यहाँ पे अपने सेल्स को डबल किया, एंथर ने कैलस बना, देन हम इसका मीडिया चेंज करके कैलस मीडिया पे ले गए, मीडिया चेंज किया दूसरे मीडिया पे ले गए, फिर हम इसको रूटिंग मीडिया पे ले जाएंगे जहां पे ये रूट्स बनाएगा। आफ्टर दिस हम इसको अगेन मीडिया चेंज करके शूटिंग मीडिया पे ले आएंगे जहां पे ये अपनी शूट्स को डेवलप करेगा। आफ्टर क्या हमें ये हो गया कि प्लांट्स अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हम उसको लैब कंडीशंस में ले आएंगे, पॉट में लगाएंगे। आफ्टर ये यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इसका साइज, हम उसको फील्ड की कंट्रोल कंडीशंस में ले जाएंगे और एट लास्ट हम उसको फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हम उसके जब प्लांट्स ने यहाँ पे कल्टीवेट हो जाना है, यहाँ पे
तो कॉल्चिसिन अप्लाई करके क्रोमोसोम को डबल कर लेंगे। पॉइंट ये था कि इनब्रीडिंग लाइंस कैसे बनती हैं। 5 to 6 जनरेशन तक सेल पोलिनेशन करनी पड़ती है या डबल अप्लाइड मेथड से हम उसकी इनब्रीड बना सकते हैं। अब फर्दर अगर हम हाइब्रिड को कैलकुलेशन करें उसकी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहला मेथड है जी मिड पेरेंट। मिड पेरेंट यह आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी किया जा सकता है प्रैक्टिकल के पेपर में, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मिड पेरेंट हेटेरोसिस। मिड पेरेंट हेटेरोसिस मिड पेरेंट हेटेरोसिस आप कैसे कैलकुलेट करना है? F1 माइनस मिड पेरेंट डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट मल्टीप्लाई विद 100। इससे हमें यह पता चलेगा कि हाउ मच हाइब्रिड विगर ऑब्टेन। अब मिड पेरेंट क्या होता है, फन क्या होता है? इफ हमारे पास दो प्लांट्स थे, प्लांट ए प्लांट बी, प्लांट ए हम अब हाइब्रिड विगर उसकी हाइट के लिए निकाल रहे हैं, यील्ड के लिए निकाल रहे हैं। लेट्स सपोज प्लांट ए ने यील्ड दी 70 kg, प्लांट बी ने यील्ड दी 80 kg। F1 हमारे पास लेट्स सपोज आ गया 120 kg। जो F1 हमारे पास था वो हाइब्रिड था। अब मिड पेरेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड पेरेंट वैल्यू बराबर होती है P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया 70, P1 70 है प्लस P2 80 है डिवाइडेड बाय 2। तो 70 प्लस 80 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 75 kg। अगर हम आप अपने मिड पेरेंट हेटेरोसिस की तरफ आए तो मिड पेरेंट सॉरी F1 माइनस मिड पेरेंट डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 120 में से 75 जाए तो बचा 45 को डिवाइड किया 75 पे, मल्टीप्लाई आया 100। तो जो आंसर आएगा वो हमारा इसकी मिड पेरेंट हेटेरोसिस हो जाएगी। अगर हम इसी की बात करें अपने बेटर पेरेंट हेटेरोसिस को फाइंड आउट करने की, F1 minus better parent divided by better parent multiplied with 100. What is actually better parent? Better parent is the parent which perform best, like the plant B is performing best than the plant A. So better parent heterosis is 80 minus, sorry,
120 minus 80 divided by 80 multiplied with 100 is equal to 40 divided by 80 multiplied with 100, which is equal to zero point 0.5 multiplied with 100, which is equal to 50%. This is quite high, and this is not actually we get, but this is just an example. So this is better parent heterosis. And the third one term is standard heterosis. Standard heterosis. In sometime questions we can't mention about the heterosis type. In sometime we just change our statement. So you have to focus on what have you learned from today's lecture. When we're in question, when we talk about the describe your result for the hybrid trigger as compared to the your best performing parent, it means you have to calculate best parent or the better parent heterosis. And when we ask about the drive or calculate the heterosis with reference to the midpoint of your two parents, it means you have to calculate your mid-parent heterosis. And the third one and the most important is when I talk about the calculate or find out the heterosis with reference to the local cultivated variety of your area is known as the standard heterosis. Standard heterosis is actually the calculation of heterosis as compared to our standard or the locally cultivated variety. Standard variety means the variety which is cultivated locally and performing best among all the variety is known as the standard heterosis. Standard heterosis is equal to standard variety minus f1 minus standard variety divided by standard variety multiplied with 100. Let's suppose our standard variety have yield of 100 kg. 120 minus 100 divided by 100 multiply with 100. I think the answer is 20%. This is the standard heterosis. I think now I tell you the very clear way how I can ask question and how you understand the question or answer the question. So this is about the heterosis.